हेलो एवरीवन, हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी की सीरीज़ में हम एमपीपीएससी के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस लगातार प्रोवाइड करते आ रहे हैं। अभी पिछले कुछ वीडियोस में हमने एमपीपीएससी के लेटेस्ट सिलेबस की यूनिट 10 के सारे कमीशंस भारत निर्वाचन आयोग से लेकर सतर्कता आयोग तक कवर कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में एमपीजी के सीरीज़ में भी जाकर इन सभी आयोगों को और एमपीजी के से रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अभी इसी वक्त ही आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आखिर इस ट्रिब्यूनल की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, देश में बढ़ते हुए मुकदमों के बोझ से जो अदालतें होती हैं उनको पर्यावरण संबंधी मुकदमों से बचाने के लिए या उन अदालतों का बोझ कुछ कम करने के लिए पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुकदमे या पर्यावरण से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनके निपटारे के लिए इस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। देखिए, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, जो ऐसा ट्रिब्यूनल जो पर्यावरण से रिलेटेड है, ठीक है, जो पर्यावरण से रिलेटेड है, पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा करता है। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए कि कोई पर्सन जो है कोई ऑयल फैक्ट्री डालना चाहता है। ठीक है, फैक्ट्री डालना चाहता है लेकिन एनजीटी से उसे परमिशन पहले लेनी पड़ेगी। अगर एनजीटी देखता है कि उस ऑयल फैक्ट्री से वनों को, वन्य जीवों को या फिर इंसान को कोई नुकसान नहीं है, ऐसी जगह पर उस ऑयल फैक्ट्री को लगाया जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो एनजीटी इस चीज़ की परमिशन नहीं देता है। ठीक है, एनजीटी बहुत सारे अपने ऐतिहासिक निर्णय सुना चुका है। हमने 2012 में जैसा देखा कि जले में कचरा न जलाना, या 2017 में हमने देखा प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगाना। इसके अलावा 2015 में आपने दिल्ली में ये न्यूज़ भी सुनी होगी कि जो 10 वर्ष से पुराने जो वाहन हैं उनको चलाने पर रोक लगाना। तो इस तरीके के सारे निर्णय या इस तरीके के सारे कार्य कौन करता है? एनजीटी करता है, जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके, लोगों के बीच पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए एक जागरूकता पैदा की जा सके। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये ट्रिब्यूनल बना और कौन कौन से अध्यक्ष या इसकी संरचना किस तरीके की होती है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसकी स्थापना देखते हैं कब हुई। इसकी स्थापना हुई 18 अक्टूबर 2010 को। ठीक है, 2010 को। किस एक्ट के तहत हुई? एनजीटी एक्ट 2010 के तहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना हुई। ठीक है, चूंकि एक एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई है तो ये कैसा कमीशन है? ये है एक स्टैट्यूटरी कमीशन, एक सांविधिक निकाय। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, मैंने आपको बताया ये सारे पर्यावरण संबंधी मुद्दों को त्वरित निपटाने का कार्य करता है और मैक्सिमम 6 महीने के अंदर कोशिश ये होती है कि उन मामलों को 6 महीने के अंदर निपटाया जा सके। ठीक है, इसे इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक चीज़ और आप यहाँ देखिए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को स्थापित करने वाला विश्व में अगर पहला देश था तो वो कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड के बाद भारत। तो एनजीटी जैसे ट्रिब्यूनल को स्थापित करने वाला विश्व में तीसरा देश अगर कोई है तो वो है भारत। और विकासशील देशों में अगर देखा जाए तो भारत का पहला स्थान है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है। इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। लेकिन इसके रीजनल कार्यालय भी हैं, कुछ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। वो कहाँ हैं और कितने हैं, इससे क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 4 रीजनल जोन हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर हैं देखिए, एक है पुणे में, एक है भोपाल में, ये एमपी का है तो ध्यान रखेंगे देखिए, और एक है कोलकाता में, एक है चेन्नई में, ठीक है। तो इस तरीके से 4 रीजनल जोन्स इसके हो गए। लेकिन देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि इसका पूर्वी जोन कौन सा है, ठीक है। पूर्वी जोन कौन सा है, कोलकाता। पश्चिमी जोन कौन सा है, पुणे। और दक्षिणी जोन या सदर्न जोन कौन सा है, चेन्नई। और सेंट्रल जोन कौन सा है, भोपाल, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। हेड ऑफिस कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। 4 रीजनल जोन्स हैं। सेंट्रल जोन है भोपाल, ईस्टर्न जोन है कोलकाता, वेस्टर्न है पुणे और सदर्न है चेन्नई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी संरचना देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। इसका स्ट्रक्चर है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, पढ़ते ही आ रहे हैं हम अभी तक। एक अध्यक्ष होता है। सदस्यों की संख्या अगर देखें, देखिए 2 तरीके की कैटेगरी हैं, ठीक है। इस ट्रिब्यूनल में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, न्यायिक सदस्य होते हैं और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, ठीक है। ज्यूडिशियरी मेंबर्स एंड स्पेशलाइज्ड मेंबर्स, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि मिनिमम 10 या मैक्सिमम 20, मिनिमम 10 या मैक्सिमम 20 न्यायिक सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। विशेषज्ञ सदस्यों में भी यही कंडीशन है कि मिनिमम 10 या मैक्सिमम 20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल मेंबर्स कितने हो गए, एक अध्यक्ष हो गया, 10 सदस्य न्यायिक हो गए और 10 सदस्य विशेषज्ञ हो गए। कुल मिलाकर 21 मेंबर्स इसके हो गए। कम ज़्यादा देखिए हो सकते हैं, ये फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया मिनिमम 10 मैक्सिमम 20, यहाँ भी मिनिमम 10 मैक्सिमम 20, ठीक है। चलिए इनकी योग्यता देखते हैं, अध्यक्ष और सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अध्यक्ष की क्या योग्यता होनी चाहिए। अध्यक्ष की योग्यता सुप्रीम कोर्ट का जज हो, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, और दोनों ही कंडीशन में रिटायर्ड भी हो सकता है, वर्किंग भी हो सकता है, या वो अपने पद को छोड़ चुका हो या कार्य कर रहा हो, ठीक है। इस पर्सन को क्या बनाया जाएगा, इस ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। न्यायिक सदस्यों में देखते हैं, न्यायिक सदस्यों में क्या कंडीशन है। न्यायिक सदस्य बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज, ठीक है। देखिए कंडीशन लगभग सिमिलर है, अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य की डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर आता है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज या फिर हाई कोर्ट का सीजे, ठीक है। और यहाँ भी कंडीशन यही है, या तो वो रिटायर्ड हो या वर्किंग हो, पद पर कार्य कर रहा हो या फिर रिटायर हो चुका हो। अब विशेषज्ञ सदस्यों की योग्यता देखते हैं कि इनकी क्या योग्यता है। देखिए इनकी योग्यता है ऐसी कि डॉक्टरेट की उपाधि हो प्लस 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो उसमें, ठीक है। डॉक्टरेट की उपाधि हो प्लस 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, एक चीज। दूसरी चीज, केंद्र या राज्य स्तर पर पर्यावरण संबंधी, ठीक है, किसी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में उसने काम किया हो,
केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर, और उसमें भी उसे कितना 5 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, इसके अलावा या तो फिर 15 साल का उसे प्रशासनिक अनुभव हो। ठीक है, तो 3 चीजें हैं, डॉक्टरेट की उपाधि हो, 5 साल का अनुभव हो, केंद्र या राज्य स्तर पर पर्यावरण संबंधी कार्य किया हो, उसमें भी 5 साल का अनुभव हो, या तो फिर 15 साल प्रशासनिक अनुभव हो। तो ये विशेषज्ञ सदस्य की योग्यता है, तीनों की अलग अलग है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए नियुक्ति देखते हैं, नियुक्ति कौन करता है इनकी। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। लेकिन कंडीशन फिर यहां पर आती है, केंद्र सरकार करती है लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करने के बाद। ठीक है, सीजीआई से परामर्श करने के बाद केंद्र सरकार अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। न्यायिक सदस्यों की अगर नियुक्ति देखें तो न्यायिक सदस्य के लिए नियुक्ति करती केंद्र सरकार है, लेकिन एक चयन समिति के द्वारा। ठीक है, यहाँ चयन समिति हमें नहीं पढ़नी, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, क्या होता है, सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी, एक चयन समिति के द्वारा करेगी। इसी तरीके से विशेषज्ञ सदस्यों की भी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी और एक चयन समिति की सिफारिश पर करेगी। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार सीजीआई से परामर्श लेकर, और यहाँ पर इन दोनों की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी लेकिन चयन समिति के द्वारा। ठीक है, क्लियर। चलिए इनको हटाने की प्रक्रिया भी देख लेते हैं कि इन्हें किस तरीके से हटाया जा सकता है या कि इन्हें ये त्यागपत्र दे सकते हैं। देखिए, अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है लेकिन सीजीआई से परामर्श के बाद। नियुक्ति भी कैसे हुई थी? केंद्र सरकार ने की थी सीजीआई से परामर्श लेकर, इसी तरीके से हटाया जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें ऐसे याद रखिए, नियुक्ति और हटाएगा कौन, इस तरीके से। ठीक है, न्यायिक सदस्यों में देखते हैं। देखिए न्यायिक सदस्य में डिफरेंस आ रहा है कि केंद्र सरकार सीजीआई से परामर्श लेकर न्यायिक सदस्य को हटाएगी। नियुक्ति के समय सीजीआई का कोई रोल नहीं था, लेकिन हटाते समय न्यायिक सदस्यों में सीजीआई का रोल है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है, ध्यान रखेंगे इसे। विशेषज्ञ सदस्यों में देखते हैं, विशेषज्ञ सदस्य को सिंपली केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम इनका टेन्योर देख लेते हैं, पदावधि देख लेते हैं। देखिए सामान्यतः अगर पदावधि पूछी जाए इनकी कितनी होती है तो 5 वर्ष। ठीक है, सभी के लिए, अध्यक्ष के लिए भी, न्यायिक सदस्य के लिए भी, विशेषज्ञ सदस्य के लिए भी 5 वर्ष, 5 years। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आ सकते हैं, सो ध्यान से आप समझिएगा। देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है, ठीक है, 5 साल सबके लिए तय है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है तो 70 साल का होने पर, 70 साल का होने पर उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, पदत्याग करना पड़ेगा उसे। अगर हाई कोर्ट का सीजीआई या जज है तो उसे 67 इयर्स में पदत्याग करना पड़ेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का है तो 70 साल, हाई कोर्ट का जज या सीजे है तो, सॉरी ये सीजे होगा, हाई कोर्ट का सीजे या जज है तो 67 साल। ठीक है, और अगर विशेषज्ञ सदस्य हैं तो वो कितने साल तक पद पर बने रह सकते हैं? 65 वर्ष तक। ठीक है, 65 वर्ष तक बने रह सकते हैं। ठीक है, तो विशेषज्ञ सदस्यों के लिए 65 साल, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 70 साल, हाई कोर्ट के जज और सीजे के लिए 67 साल। ठीक है, ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष देख लेते हैं। पहले अध्यक्ष हैं इनके लोकेश्वर सिंह पंटा। पहले अध्यक्ष थे लोकेश्वर सिंह पंटा और दूसरे नंबर के थे स्वतंत्र कुमार। और अभी प्रेजेंट में अगर देखें, वर्तमान में जो तीसरे अध्यक्ष होंगे इस ट्रिब्यूनल के
वो कौन है? आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं एनजीटी के नियमों का पालन न करने पर जो दंड दिया जाता है या जो पेनाल्टी दी जाती है वो क्या होती है। देखिए, वो हमें पता होना चाहिए कि एनजीटी के नियमों का पालन अगर नहीं किया जाता तो 3 साल का कारावास, ठीक है, 10 करोड़ की पेनाल्टी आपको दी जा सकती है। ठीक है, तो ये इसके दंड के नियम हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, एनजीटी 7 कानूनों के अंतर्गत जो है जो मामले हैं उन पर सुनवाई कर सकता है। ठीक है, कितने कानूनों के अंतर्गत? 7 कानूनों के अंतर्गत, जिनमें से 2 ऐसे अधिनियम हैं उससे एनजीटी को बाहर रखा गया है। देखिए, एनजीटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो इसीलिए उसके पास कुछ कम पावर है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एनजीटी को इन 2 अधिनियमों से बाहर रखा गया है। वो कौन कौन से अधिनियम है? एग्जाम में देखिए इससे क्वेश्चन बन सकता है। एक अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और दूसरा है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन्य निवासी एक्ट 2006। इन 2 एक्ट से एनजीटी को बाहर रखा गया है। ये इसकी खामी समझें या आप जो समझें, ठीक है, ये चीज़ आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।